ये है क्रिकेट जुनून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। तो आज के व्लॉग में हम लोगों ने जिन टॉपिक्स पे बात करनी है वो है पाकिस्तान का मुकाबला यूएस से, जो पाकिस्तान ने बासानी जीत लिया। इसमें किसकी कारकर्दगी क्या रही, कौन तवक्कुआत के मुताबिक रहा, कौन तवक्कुआत से नीचे रह गया, इस पे बात करेंगे। उस्मान तारिक का बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, उनके एक्शन को लेकर बहुत ज्यादा डाउट्स हैं लोगों के दिल माइंड में, खासतौर पे पड़ोसियों के माइंड में, उसको क्लियर करेंगे। इसके अलावा जो हम लोगों ने बात करनी है वो पाकिस्तान और इंडिया का जो आने वाला मैच है उस पर बात करेंगे, और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान की, जो कि ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। तो जी बात करते हैं पाकिस्तान का मुकाबला यूएस से। पाकिस्तान ने ये मुकाबला एकतरफा तौर पर 32 रन से जीत लिया। पिछले T20 वर्ल्ड कप के बरअक्स, जिसमें अच्छी खासी फाइट देखने को मिली थी यूएसए की तरफ से, और मैच सुपर ओवर में गया, फिर वो सुपर ओवर आमिर ने करवाया और वो यूएसए जीत गया। पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़ा। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसी भी मौके पर, आई विल रिपीट, किसी एक मौके पर भी ऐसा नहीं लगा कि यूएसए मैच में 192 रन्स, 190 प्लस रन्स वर ऑलवेज गोइंग टू बी टफ फॉर देम। जब उनकी बैटिंग शुरू हुई तो हौस ने और शयान ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बावजूद भी पावर प्ले तक उनका कोई आउट नहीं था। ऐसा नहीं लगा था कि वो मैच जीत जाएंगे। बाद में हमारे स्पिनर्स आए, इब्रार आए, नवाज आए, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, उस्मान तारिक ने अच्छी बॉलिंग की, तो हमने ये मैच जो है ना वो एक तरफा तौर पर जीत लिया। बैटिंग की बात करें तो फरहान ने अच्छी बैटिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की। एक टाइम पे तो वो दूसरे के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। बाबर आजम ने 46 रन की है, और मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि बाबर आजम ये प्लेयर नहीं है कि 30 गेंदें खेलेगा और 70 रन से 80 रन बना देगा। उनको यही गेम खेलनी है, 35 गेंदों पे 50 रन के हिसाब से खेलना है। शुरू शुरू में वो आए हैं, उन्होंने आके बंद करके घुमाने की कोशिश की है, कोई एक बॉल भी उनकी मिडिल नहीं हुई। मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, इतने इतने बड़े कोचेस बैठे हुए हैं, उनको उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि बाबर आजम को अपनी लिमिटेशंस के अंदर जाके खेलना है। इसके बाद शादाब खान ने अच्छे रन किए, और मैं वैसे सच तौर पर जो ना मुझे बड़ी फिक्र है, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि शादाब ने किसी अच्छे मैच में नीचे लगवाना है हमें, और वो मैच आई थिंक इंडिया वाला हारा है। जी हाँ, अगर वो इंडिया वाले मैच में इतनी 15-20 गेंदें खेल के 35-40 कर देते हैं तो फिर समझ लें फिर मशरफ की तरह उनके भी सारे गुना माफ है। लेकिन फिलहाल ये कि छोटी मोटी टीमों को वो मार देते हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ आके बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं। तो ये असल में शादाब का भी इम्तिहान है इंडिया के खिलाफ मैच में। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, क्योंकि जहां पर किसी की तारीफ बनती है, ड्यू तारीफ वो करनी चाहिए, और वो ये है कि बड़े अरसे के बाद शादाब खान को मैंने देखा है कि उन्होंने बड़े शानदार गेंद किए यूएसए के खिलाफ। लग रहा था कि मतलब बैट्समैन उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका गेंद बड़ा मतलब हाथ से निकलते हुए भी अच्छा लग रहा था, रेवोल्यूशंस वर गुड, अच्छी लाइन पे गेंद पड़ रहा था, और सबसे बड़ी बात कि फुल टॉस कोई नहीं किया उन्होंने, जो कि उनका खासा रहा है। लोगों ने तो सोशल मीडिया पे उनको शादाब खान की बजाय फुल टॉस खान कहना शुरू कर दिया था, ये हाल था उनका। लेकिन अभी बड़ा लग रहा है कि वो रिदम वापस आ रहा है। बैटिंग में भी वो अच्छा कर रहे हैं। बेशक मुझे मतलब ये हाईली डाउट है कि वो बड़ी अच्छी टीमों के खिलाफ कैसा करेंगे, लेकिन गुज़िश्ता 2 मैचेस में और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड कप डेब्यू हुआ है उस्मान तारिक का, और उसमें बहुत ज्यादा इशू मचा हुआ है, खासतौर पर पड़ोसियों ने कहा हुआ है कि जी इनका एक्शन इलीगल है, इनमें ये मसला है, इनमें वो मसला है। तो भाई पहली बात तो ये है कि ये एक्शन इलीगल नहीं है। वो इस तरह से कि इलीगल एक्शन होने के लिए ना दो में से किसी एक चीज का होना जरूरी है। एक ये है कि एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ बॉल आपका जो ये बाजू है इसमें एंगल जो है वो लेस देन 15 डिग्रीज होना चाहिए, 15 डिग्रीज या लेस देन 15 डिग्रीज होना चाहिए। उस बेचारे का तो हाथ ही ऐसे सीधा रहता है, ठीक है। तो ये 15 डिग्रीज पे बेंड नहीं हो रहा, जैसे मलिंगा का हाथ रहता था, जैसे सलमान खान का है, जैसे कि वो किधर यादव एक बॉलर था इंडिया का, वो कभी कभी स्पिन ऐसे किया करते थे। इसके अलावा श्रीलंका में एक और बॉलर ऐसे ही है जो कि इसी तरह से इसी स्टाइल से बॉल करते हैं। शॉन टाइट का हाथ इसी तरह से साइड से आता होता था। तो इसमें तो भाई कोई इशू नहीं है। अब रह गई दूसरी बात, वो ये है कि आप जब बॉल करते हो ना तो आपके बाजू का जो लेवल है वो आपके शोल्डर से नीचे नहीं होना चाहिए, और वो भी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर वो नीचे आ जाएगा तो अंडर आर्म हो जाएगा, और अंडर आर्म जो है वो इलीगल है। सो वो अगर अपने बाजू की पेंडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ रिलीज वो 15 डिग्रीज पे वो नहीं करते हैं।
बैंड नहीं करते हैं। दूसरा वो अपने शोल्डर से नीचे भी तो अंडर आर्म की नहीं है। तो यही दो वजूहत है जिनकी वजह से लोग जो है चेकिंग करते हैं। ना वो पहले वाला करते हैं, यानी उनके बाजू जो है वो बैंड नहीं होती 15 डिग्री से ज्यादा। दूसरा वो अंडर आर्म भी नहीं करते हैं। और इस बात को अंपायर्स ने भी, इंडियन अंपायर्स ने भी कह दिया है कि वो इलीगल एक्शन नहीं है, डिफरेंस जरूर है, ऑर्थोडॉक्स जरूर है। इस बारे में मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है ना, वो आर अश्विन की लगी है, रविचंद्र अश्विन की। आप सबको याद होगा कि ये काम सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। वो आते थे अपने मतलब नॉर्मल बॉल, कोई बॉल तो वो अपने मोमेंटम में कर देते होते थे, और कभी कभी वो पॉज लेते होते थे। उन्होंने ये बॉल करना छोड़ दिया क्योंकि उनको बाज दफा उस पर मार पड़ी। बाज दफा वो अपनी तवक्को के मुताबिक बॉल को डिलीवर मतलब बॉल ना उस जगह पे कर सके जहाँ पे करना चाहते, तो बाउंड्री लग गई। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ दिया, लेकिन सबसे पहली बार ये बॉल आर अश्विन ने की थी। और उसमें अगर कोई बंदा एतराज करता ना, तो फिर वो बनता था क्यों? क्योंकि वो कभी कभी बॉल अपने मोमेंटम में आके करते थे और कभी कभी वो पॉज देते थे। तो इसको आप कह सकते हो कि वो बैट्समैन को डिसीव कर रहे थे। एक बंदा है जिसके बारे में आपको पता है कि उसने हर बॉल पे पॉज लेना है, तो वो कैसे डिसीव कर रहा है भाई? ये तो एक स्किल है। ठीक है, जब आर अश्विन कर रहा था तो आपको लगता था कि ये यूनिक है। ठीक है, और जब हमने किया तो आपको लगता है जी कि ये चीटिंग है, ये डिसीव कर रहे हैं, मतलब हम करें तो करेक्टेड ही है। ऐसे तो नहीं होता भाई। ठीक है, दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो भी रविचंद्र अश्विन ने कही है। उन्होंने कहा है कि जब कभी भी जब हम लोग इसके टेस्ट के लिए जाते हैं, बायोमैकेनिक्स का जो टेस्ट होता है वो आईसीसी लैब में होता है। अब फर्ज करते हैं कि उस्मान तारिक भी वहां पर जाते हैं, और जिस बॉल पे उनका बाजू बेंड होता है, फर्ज करते हैं वो बॉल वहां पे करते ही नहीं है, और बाकी तो लीगल डिलीवरी वो करते रहते हैं, तो आईसीसी तो उनको क्लियर कर देगा। अच्छा, अब जब वो ग्राउंड में आए तो फिर वो वही बॉल करते, 5-6 बॉलों में से 2 बॉल वो करते, 4 सही करते, तो कौन पकड़ेगा? मैं एग्जाम्पल उस्मान तारिक की दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी बॉलर ऐसे कर सकता है ना। तो ये ग्रे एरिया है, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। इसका एक ही सोल्यूशन है, और वो ये है कि रियल टाइम चेकिंग हो तमाम बॉलर्स की, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि वो इतना कुछ वो लगा लोगों के और क्या क्या करके तो वो उसको करते हैं। तो जब तक ये ग्रे एरिया के अंदर कोई बंदा रह रहा है तो आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। और वैसे वो 2 बार क्लियर होके आ चुके हुए हैं आईसीसी से, तो इसका मतलब ये कि उनका एक्शन रिपोर्ट शिपोर्ट होने वाला कोई चक्कर नहीं है। एक यूनिक बंदा है, अनऑर्थोडॉक्स है, तो उसके बारे में आप उसको जो है ना ये नहीं कह सकते कि वो इलीगल है। दूसरा एक और बात है, अगर आप बॉलर के बारे में ये कहते हो कि जी वो रुके नहीं, वो ऐसा ना करे, वो वैसा ना करे, तो फिर बैट्समैन भी तो ऐसा करते हैं ना। फन बॉलर है, उसने एक राइट हैंडेड बैट्समैन है, स्पिन बॉलर है, उसने सारी की सारी अपनी फील्डिंग जो है वो राइट उसके ये सेन में सोच के की है, ली है कि ये बंदा राइट हैंडेड बैट्समैन बैटर है। और वो क्या करता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो स्विच मार देता है, रिवर्स में चला जाता है। तो ये भी तो धोखा है ना। ये गेम सिर्फ बैट्समैनों की गेम नहीं है भाई, इसमें बॉलर के बारे में भी कुछ सोचे। आपने पहले रिवर्स स्विंग खत्म हुई है, बगैर 2020 में तो क्या रिवर्स स्विंग बनी है 20 ओवर में, तो वो तो चलो ठीक है ना, एक टॉपिक की अलग है, लेकिन दायरे में फील्डर दायरे में ज्यादा है, नो बॉल बॉल ऑप्शन है जी, फ्री मिल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो द बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल हैज बीन डिस्टर्ब्ड। सो किसी ना किसी तरीके से अगर कोई बंदा इनोवेशन लेके आता है जिससे बैट्समैन को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस ये नहीं कि उसको आप इलीगल करार दे दें, उसको देखें, और हो सकता है मलिंगा की तरह लोग इसको भी फॉलो करें, क्योंकि इलीगल तो इसमें कुछ भी नहीं है। या फिर आप जाए आईसीसी के रूल्स चेंज करवाएं, इसके अलावा भाई कोई ऑप्शन नहीं है। संडे को इंडिया को पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा, तो देख लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसके अलावा बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पे। मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, अगर पाकिस्तान को इंडिया से जीतना है तो वो एक ही तरीका है, और वो ये अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा। मैंने अभी तक की जो मेरी उम्र है उसमें मैंने नहीं देखा कि कोई टीम स्ट्रेटेजिकली इंडिया से बेहतर प्लानिंग करके आती है, नहीं ऐसा नहीं। दे आर बेस्ट एट मेकिंग स्ट्रेटेजीज। हम जिस भी टीम ने उनको हराया है ना, उन्होंने उसको हराया है बड़ी एग्रेसिव बैटिंग करके। आप हेड को देख रहे हैं इंडिया वाले, मतलब जब भी आप ऐसे समझो कि हेड बैटिंग पे आता है ना, तो वो खुद इंडिया वाले भी ऐसे खेलते हैं, म्यूजिक और कहानी शुरू हो जाती है, इधर जा रहे हैं छक्का चौका इधर, और इनके मुंह सब निकल आते हैं। क्यों? वो अग्रेसिव बैटिंग करता है। अफरीदी ने बहुत, हमने एक सीरीज जीती थी इंडिया से, इंडिया में जाके इनसे मामूला कैप्टन थे, 240-50 रन के करीब हमने करा था, जब वो उन्होंने हरभजन का एक बॉल रोका था और उसी में बोल्ड हो गए थे। तो उसमें अफरीदी ने बड़ी तेज बैटिंग की थी, 40-41 बॉलों पे 100 किया था शायद।
ठीक है, इसके अलावा सईद अनवर उनके खिलाफ तेज बैटिंग करते थे। जब कभी भी इंडिया हारा है ना, वो किसी एग्रेसिव बैटर की वजह से हारेगा। स्ट्रेटेजिकली वो बहुत कम हारते हैं, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना मेरे लिए, वो शाहीन शाह अफरीदी है। वो अच्छी बॉलिंग फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रन दे रहे हैं। अभी भी उनको एक ओवर में 2-3 छक्के भी लग गए थे। तो अर्ली और विकेट्स लेना जरूरी है। अभिषेक शर्मा आपको पता है बड़े अच्छे बैटर हैं। अगर आप उनको शुरू में उठ कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। लेकिन अफरीदी इस फॉर्म में लग नहीं रहे हैं कि उनको उठ करें। तो एक उनकी फॉर्म जो है वो बहुत कंसर्निंग है। और दूसरा मैंने एक बेसुरे बैट्समैन के बारे में कहा था, उस्मान खान। मुझे नहीं पता कि वो उनकी जगह बन रही है या नहीं बन रही है। पता नहीं वो हॉलिटर खेल रहे हैं, पता नहीं वो एंकर रोल के तौर पे खेल रहे हैं, पता नहीं वो क्या खेल रहे हैं। वो मैंने मिसाल भी देखी, मैंने कहा था हमारे गांव में जो है इस तरह के बंदे होते हैं कि ठीक है जी, कुर्बानी के लिए यही आ जाएगा, कम पैसों पे काम कर देगा। और वही सेम कुर्बानी उन्होंने दी है, अपने विकेट कुर्बान करके और शहनशाह को उन्होंने बैटिंग दी थी। उनकी जगह पर बेहतरीन हल यही है कि नाफे को खिलाया जाए। एक प्रॉपर बैट्समैन आपके पास आ जाएगा जो कि किसी भी टाइम पे 3 छक्के ओवर में मार सकते हैं, नए हैं, यंग है। और फिलहाल ये लग भी रहा है कि उनकी बैटिंग में फ्लू है। तो अग्रेसिव बैटिंग करें, अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाए, स्लोगिंग नहीं, अग्रेसिव बैटिंग करें। ठीक है, और बाकी चीजें अल्लाह ताला पे छोड़ दें। इंशाल्लाह जीत इस बार पाकिस्तान की होगी। इसके अलावा जो एक और बात मैंने करनी है वो है, आज हमारे पड़ोसी भाई अफगानी जो है, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम, वो ऑलमोस्ट इलिमिनेट हो गए वर्ल्ड कप से। पहली टीम वो बने हैं जो कि इलिमिनेट होने वाली है तकरीबन। मैचेस उन उस टीम ने दोनों अच्छे खेले हैं। 180 प्लस रन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किए, जो कि उनको डिफेंड करने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं कर सके। आज भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 180 प्लस रन किए। यहाँ पे उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, जब गुरबाज आउट हुए, 13 ओवर था और 123 के आसपास रन थे, तो 8 ओवर में उनको कम से कम 80 रन बनाने चाहिए थे ताकि 200 प्लस का टारगेट होता। वो टारगेट 180 प्लस पे गया, जिनको साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया। फिर इनकी प्लानिंग पे भी वैसे क्या ही कहने हैं कि जिस फारूकी को हमारे नसीम शाह ने 2 छक्के मार दिए थे, उनको उन्होंने लास्ट ओवर दे दिया। ठीक है, वो भी स्टंप्स के सामने। तो क्या कहना है, बस यही होना था जो हुआ है। ये लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम ये फाइनल खेलेंगे, हम ये करेंगे, वो करें। अब भाई साहब जो है वो बस 1-2 मैच और खेलने के बाद तो अफगानिस्तान यानी दोबारा तशरीफ ले जाएंगे। ये जो चीज है ना इनके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंट, मुझे लगता है कभी कभी ये हो जाते हैं। इनको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। गुरबाज की तारीफ बनती है, गुरबाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। और खास तौर पर जब दूसरा सुपर ओवर था, तो जब 4 बॉलों पे 4 छक्के चाहिए थे, तो 3 गेंदों पे 3 छक्के उन्होंने मार दिए थे। एक पे 6 रह गया था, वाइड हो गई। तो फिर वो आखिरी बॉल पे आखिरी गेंद पे चौथा छक्का ना मार सके। लेकिन ये बात भी समझ से बाहर है कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने स्पिन की ऑप्शन क्यों ली। दे मस्ट हैव गॉन विद फास्ट बॉलर, क्योंकि मुझे बहुत कम याद पड़ता है नारायण के अलावा किसी ने कुछ स्पिनर ने कोई सुपर ओवर अच्छा किया हो। लेकिन बहरहाल वो रन बहुत ज्यादा थे, 4 छक्के चाहिए थे, जिनमें से पहली 2 बॉल तो मिस हो, एक बॉल नबी ने मिस कर दी, दूसरे पे वो आउट हो गए। तो 4 पे 4 जो है वो मुश्किल ही थे। गुरबाज ने हिम्मत की, पहला भी मारा, दूसरा भी मारा, तीसरा भी मारा, चौथी वाइड हुई। फिर तो उस पर अगली नेक्स्ट में मारने गए तो वो क्या ही दे बैठे। तो बहरहाल एक गुरबाज की तरफ से वो बड़ी अच्छी एफर्ट थी, उन्होंने मैच में भी अच्छी बैटिंग की, सुपर ओवर में भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन अपनी टीम को फतह से इम्कनार ना कर सके। तो देखेंगे जी आगे किस अगले वर्ल्ड कप में, अगले मैचेस में अफगानिस्तान किस स्ट्रेटेजी के साथ आता है। फिलहाल जो मुझे लग रहा है वो एक ही चीज है, इनके पास फास्ट बॉलर्स की कमी है। दे हैव गॉट वेरी गुड बैटिंग, बड़ी जबरदस्त बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग करते हैं ये लोग। इनके स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है। बस जो एक कमी इनके पास है वो ये है कि इनके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे नहीं है। और ये दोनों मैचेस जो आ रहे हैं, वो इनके पास अगर 1 या 2 अच्छे फास्ट बॉलर होते तो ये मैच जो है ना वो जीत सकते थे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग जो हम लोग करेंगे वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।